अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने डिज़ाइन पैटर्न के सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैंने इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट रखा है सिर्फ और सिर्फ 500। तो जाइए सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और 500 का टारगेट बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ मैं इस सीरीज़ के अंदर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पैटर्न के टॉपिक लाता जाऊंगा। तो अगर आपने 500 लाइक इस वीडियो के ऊपर जल्द से जल्द कर दिए तो उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए ये तमाम टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने अपने डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज़ स्टार्ट की थी तो इसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जाना था कि यार डिज़ाइन पैटर्न होते क्या है, और उसी के साथ साथ हमने डिज़ाइन पैटर्न की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी। उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टाइप थी वो थी क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो में हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न की सब टाइप है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाने से पहले हम यहाँ पर यार ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है वो किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेट्स से कि आपका एक प्रोग्राम है। अब आपके पास प्रोग्राम के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि यार जो भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एक फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक क्लास है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। क्या मतलब है कि आपकी क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास यहाँ पर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या इस टाइप की कोई भी आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपने उसे फुलफिल करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझते हैं कि यार हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हमारे पास वही ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेट से कि हमें अपनी क्लास क्रिएट करनी है और अब हमें यहाँ पर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि यार वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसी ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट द प्रोग्राम जो भी है यूज़ करें। लेकिन हमारे पास हम अपने जो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम अपनी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। लेकिन आप उसके अंदर देखेंगे कि जैसे हम अपने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यूज़र चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि एक ही हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। किस तरीके से, आइए अब हम यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लास को नेम दे देते हैं DB कनेक्शन, क्योंकि हमने DB कनेक्शन की जो एग्जाम्पल है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो हमने यहाँ पर सिंपल DB कनेक्शन के नेम से एक न्यू क्लास क्रिएट कर ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस क्लास के कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो हमें मालूम है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो जो क्लास का नेम होगा सेम होते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर DB कनेक्शन के नेम से एक न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसमें टाइप कर देते हैं system.out println। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो आइए अब हम यहाँ पर अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी क्लास का नेम टाइप करेंगे। तो हमने अपनी क्लास का नेम टाइप कर दिया है DB कनेक्शन। उसी तरीके से हमने यहाँ पर obj1 क्रिएट कर लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर न्यू के कीवर्ड की मदद से यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया न्यू DB कनेक्शन। तो हमने इस तरीके से अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हेलो आई एम DB कनेक्शन। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका हम हैश कोड भी प्रिंट करवा देंगे। इससे हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया system.out.println और इसी तरीके से हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे obj1.hashcode। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है obj1.hashcode। और आइए अब हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर अपनी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल obj2 के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका भी हैश कोड जो है वो डिस्प्ले करवा लेंगे।
तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है obj2.hashcode। तो आइए अब हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है 2 टाइम्स कॉल हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि यार हमारे पास यहाँ पर जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि यार जो आपका कंस्ट्रक्टर है आपने सिंपल उसे कर देना है प्राइवेट। तो हमने यहाँ पर सिंपल अपने कंस्ट्रक्टर को कर दिया है प्राइवेट, और इसी के साथ साथ अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये हमें अपना इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं दे रहा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अब हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक स्टैटिक टाइप का मेथड होगा। वो क्या करेगा, वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और इसी तरीके से हम जो हमारा स्टैटिक मेथड है हम उसे आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देंगे। जहाँ पर भी हमारे पास आउटसाइड ऑफ क्लास अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना हुआ तो हम सिंपल उस मेथड को कॉल करके उस ऑब्जेक्ट को जो क्लास का एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसे रिटर्न करवा देंगे। ये किस तरीके से होगा, अब हम यहाँ पर इसके लिए एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मेथड for creating an object, for creating an object। सही है। अब हमने यहाँ पर सिंपल एक मेथड क्रिएट करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ करना है। अब उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक, और इसकी जो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप बता देते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप होगी डीबी कनेक्शन टाइप का। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डीबी कनेक्शन, और इस मेथड को नेम देते हैं गेट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं रिटर्न। तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, हमें यहाँ पर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर अपने उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना होगा। तो हम यहाँ पर उसे इनिशियलाइज करवा देते हैं प्राइवेट स्टैटिक। और अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा डीबी कनेक्शन क्लास का टाइप का। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ओबीजे। तो अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अगर आप यहाँ पर इस लाइन के ऊपर नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन जो इसके अंदर स्टोर होगा नल। इसका मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर सिंपल इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे, लेकिन अब हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिटर्न नहीं करवाना। हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं इफ़ obj इक्वल टू हो जाता है अगर हमारे पास नल, तो उस केस के अंदर आपने क्या कर देना है, उस केस के अंदर आपने obj इक्वल्स टू न्यू db कनेक्शन जो हमारे पास क्लास है आपने सिंपल उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सिनेरियो समझे कि मैंने बेसिकली कोड के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई की है। हमारे पास यहाँ पर कोड के अंदर लॉजिक ये है कि यार सबसे पहले अगर हमारे पास ये मेथड कॉल होगा तो कंडीशन चेक करेगा कि यार हमारे पास ऑब्जेक्ट नल है। इसका मतलब ये कि यार इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है। हमारे पास यहाँ पर ये स्टैटिक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर इफ की बॉडी के अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। इसी तरीके से लेट से हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस क्लास का। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि इफ़ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल है, नहीं हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर ये ऑब्जेक्ट नल नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसे टेस्ट किस तरीके से करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट अब हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास स्टैटिक मेथड जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है स्टैटिक मेथड, अब हम यहाँ पर उसे कॉल करेंगे। वो बेसिकली हमें जब भी हम उसे कॉल करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी क्लास का नेम है हम यहाँ पर वो टाइप करेंगे, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस क्लास के कौन से मेथड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके जो गेट ऑब्जेक्ट नाम का मेथड है अब हम उसे
कॉल कराना चाहते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि इस केस के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर ये जो मेथड है, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, वो हमारे पास इस जो हमारे पास obj1 के नेम से वेरिएबल है या क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमने उसे सिंपल उसका जो हैश कोड है वो भी डिस्प्ले करवा दिया है। इसी तरीके से obj2 के केस के अंदर भी हम यहाँ पर ये सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर obj2 को भी फिलहाल कमिट ही रहने देता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाए। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले अपने जो चेक करते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रही है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमने मेथड को कॉल किया है। मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पर ये इसने चेक किया है कि या क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट नल है। फर्स्ट टाइम के ऊपर अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारा ऑब्जेक्ट नल है। तो इस केस के अंदर क्या किया है कि हमने यहाँ पर obj इक्वल्स टू न्यू db कनेक्शन, जैसे ही हमने यहाँ पर इफ की बॉडी के अंदर न्यू db कनेक्शन की मदद से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। ठीक हो गया। अब आप मुझे मालूम है कि आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट नल है, लेकिन जैसे इसकी बॉडी के अंदर है तो इसने न्यू db कनेक्शन के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो हमारे पास यहाँ पर हमें से डिस्प्ले हो रहा हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है हमने सिंपल उसे प्रिंट करवा दिया है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस क्लास का जो भी या इस ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस है वो प्रिंट हो रहा है। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इस क्लास का सीन क्या है कि मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ इस क्लास का, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शन क्या दी कोड में, यार एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं दो। तो आइए अब हम यहाँ पर उस केस के अंदर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। रन करने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इस जो हमारा obj2 है इसकी मदद से हमारे जो स्टैटिक मेथड है उसे भी कॉल करना पड़ेगा। सॉरी मैं उसे कॉल करना भूल गया था। तो अब हमने यहाँ पर सिंपल उसे भी कॉल कर लिया। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर सेम एड्रेस प्रिंट होकर दे रहा है। रीज़न क्या है, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस कोड की एग्जीक्यूशन समझते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर भी फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है। मैंने आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आइटरेशन तो बता दिया, मैं आपको सेकंड ऑब्जेक्ट की आइटरेशन बताता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट के केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट नल है। नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्ट नल नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से ही कुछ वैल्यू स्टोर है। तो इस केस के अंदर इसने क्या किया, सिंपल जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है इसने वही रिटर्न करके दे दिया। इसका मतलब ये कि इसने सेम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दे दिया। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने जो यूज़र है या हमारा जो प्रोग्राम है उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यार आप एक क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा ये जो कोड है ये 100% एक्यूरेट है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है या हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग का अगर यहाँ पर कोई फंडा आ जाता है, कोई ऐसा चीज़ आ जाती है तो उस केस के अंदर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि लेट्स हमारे पास जो थ्रेड होते हैं वो एक साथ फ्लो करते हैं, एक साथ एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक थ्रेड है T1 और सेकेंड थ्रेड है T2, ये दोनों थ्रेड एक साथ चलेंगे। जब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर T1 भी DB कनेक्शन क्लास के अंदर एक साथ आएगा, T2 भी DB कनेक्शन क्लास के अंदर एक साथ आएगा। तो T1 जो है वो अपना अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और T2 अपना अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो T1 और T2 एक साथ यहाँ पर आएंगे। मैं आपको यहाँ पर विजुअलाइज करके बता देता हूँ। T1 और T2 आएंगे हमारे पास एक साथ, वो चेक करेंगे क्या ऑब्जेक्ट नल है। दोनों अगर एक साथ इस प्रोग्राम के पास या इस ब्लॉक के पास आ गए तो क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट 2 मरतबा क्रिएट हो गए डिफरेंट हैश कोड के साथ या डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर इसके डिफरेंट सॉल्यूशन है। मैं आपको एक एक सॉल्यूशन भी आपको डिफरेंट सिनेरियो के थ्रू समझाऊंगा। लेट से कि हमारे पास हमारा ये मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हमारा जो मेथड है हम उसे कर देंगे सिंपल सिंक्रोनाइज। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमारे मेथड को कर देंगे सिंक्रोनाइज्ड। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा जो मेथड है ये हो गया सिंक्रोनाइज। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जब हमारे पास लेट से
थ्रेड आ गया T1 और T2। तो यहाँ पर क्या करेगा, सिंक्रोनाइज की मदद से ये सबसे पहले एक थ्रेड को इंटर करेगा। हमारे पास यहाँ पर जैसे ही एक थ्रेड इंटर होगा तो इस केस के अंदर क्या होगा कि ये जो थ्रेड है अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन को करेगा या अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये रिटर्न करके दे देगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा थ्रेड आएगा T2। जब हमारे पास T2 थ्रेड आएगा तो इस केस के अंदर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि T1 थ्रेड है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पर T2 थ्रेड को भी सेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया जाएगा। लेट से अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये हमने सीख लिया कि जब हमारा जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है तो हम सिंपल उस कंप्लीट मेथड को सिंक्रोनाइज कर देंगे। लेट से कि हमारे पास यहाँ पर हमारा मेथड के अंदर एक पार्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम हो रहा है, इसी तरीके से डिफरेंट लॉजिक भी हमारे इस मेथड के अंदर यूज़ हो रही है। तो उस केस के अंदर हम इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसे हैंडल करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक है बेसिकली हम उसके लिए ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंक्रोनाइज का जो हमारे पास जो हम यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे उसके अंदर अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर कुछ बताएंगे। इसके पैरामीटर के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी क्लास का नेम टाइप करेंगे DB कनेक्शन, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे डॉट क्लास। और इसी तरीके से अब जो हमारा यहाँ पर ये ब्लॉक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये जो बेसिकली स्पेसिफिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास T1 थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि T1 और T2 थ्रेड है तो हमारे पास यहाँ पर जो T1 थ्रेड वाला जो भी हमारे पास प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट करेगा उसी के बाद हमारे पास यहाँ पर इस ब्लॉक की जो T2 की थ्रेड की एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट होगी। इसी तरीके से लेट से कि हमारे पास यहाँ पर T1 और T2 थ्रेड दोनों आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर T1 थ्रेड भी आ गया मेथड की बॉडी के अंदर और T2 थ्रेड भी आ गया। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास लेट से कि T1 थ्रेड जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा और इसी तरीके से जो T2 थ्रेड है वो रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन करेगा। T1 थ्रेड ने कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर ली, उसके बाद क्या करेगा, T2 थ्रेड आएगा और उसके बाद यहाँ पर T2 थ्रेड चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट नल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट उस केस के अंदर नल नहीं होगा। तो उसके केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर T2 थ्रेड को भी सेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास हम प्राइवेट स्टैटिक DB कनेक्शन यूज़ करें उसके साथ साथ अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉलेटाइल। तो इसके इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारा कोड है या हमारा प्रोग्राम है कम्प्लीटली थ्रेड के लिए भी मैनेजेबल हो गया, 100% एक्यूरेट हो गया। तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।